हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछली क्लास में हमने बहुभुज पढ़ा था। आज जो व्रत पढ़ेंगे, व्रत ज्योमेट्री का अपना लास्ट टॉपिक है। तो व्रत के बारे में लिखते हैं विस्तार से। तो स्टार लगा के पॉइंट लगाना, व्रत लिखना। व्रत व्रत यानी सर्कल। देखो, व्रत की डेफिनेशन होती है उस बिंदु का बिंदु पथ, उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी, उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी समतल में स्थित बिंदु से जिसकी समतल में स्थित जिसकी समतल में स्थित किसी बिंदु से सदैव दूरी समान हो। व्रत कहलाता है। उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी समतल में स्थित किसी बिंदु से सदैव दूरी समान हो, व्रत कहलाता है। देखो, किसी बिंदु का बिंदु पथ कहने से मतलब है, जैसे कि एक बिंदु है यहाँ पे और ये बिंदु है यहाँ से, तो ये बिंदु का एक बिंदु पथ चलेगा इस तरह से। एक यहाँ पे एक बिंदु था, इस बिंदु का बिंदु पथ इस तरह से चला कि यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है, ये वाला निश्चित बिंदु है। इसको लिखते हैं, ओ से लिख लेते हैं। ये केंद्र कहलाएगा व्रत का। तो एक बिंदु से, यानी कि केंद्र ओ से कोई बिंदु है यहां पे P, तो ये P बिंदु का पथ इस तरह से होगा। P बिंदु इस तरह से चलेगा कि इसकी दूरी जो है O बिंदु से हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। तो उस बिंदु यानी कि P का बिंदु पथ किसी बिंदु O से, कोई बिंदु O है उससे क्या हो, दूरी हमेशा समान रहेगी। तो इस तरह से चलेगा ये P बिंदु कि इसकी दूरी क्या है, O बिंदु से हमेशा समान रहे। तो इस बिंदु P का बिंदु पथ जो होगा वो कहलाएगा व्रत। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, व्रत। चलिए नोट करो। और बिंदु O जो होगा वो केंद्र कहलाएगा। चलिए नोट करना, फिर आगे लिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार लगा के, परिधि। देखो, परिधि की डेफिनेशन होती है, जो व्रत का जो परिमाप होता है उसे बोलते हैं परिधि। तो व्रत के परिमाप को लिखना, व्रत का परिमाप परिधि कहलाता है। जैसे कि ये व्रत एक और इसका केंद्र है, और ये व्रत हो गया इस तरह से। बिंदु ओ एक व्रत है, उसका केंद्र है। अच्छे से बना लेना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है, बाकी आप अच्छे से बनाना। तो बिंदु ओ है और यहाँ पे एक व्रत है, तो ये जो गोला होगा ये व्रत का परिमाप, ये व्रत का परिमाप होगा। इसकी जो लंबाई होगी वो कहलाएगी परिधि। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो, परिधि बराबर होता है 2πr। r जो होता है वो त्रिज्या होती है, ये r त्रिज्या, यहां से
यहाँ तक। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अभी। ये होगी त्रिज्या। ओ होगा वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र, ओ केंद्र, और ये जो होगा एक गोला, ये होगा परिधि, यानी कि वृत्त का परिमाप परिधि कहलाएगा। चलो नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिज्या। त्रिज्या की डेफिनेशन है वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। देखो, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। कैसे होगा? जैसे कि एक सर्कल है, उसका केंद्र O, एक सर्कल है इस तरह से, इसका केंद्र हो गया बिंदु O। एक बिंदु O है और यह है केंद्र वृत्त का। अब वृत्त का जो बिंदु, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु मान लो P है इस तरह से, तो O को P से मिलाने वाला रेखाखंड OP, ये होगा OP, बराबर कहलाएगा त्रिज्या। वृत्त का केंद्र O है और परिधि पर स्थित एक बिंदु P है, तो O को P से मिलाने वाला रेखाखंड OP कहलाएगा त्रिज्या। ये होगी वृत्त की त्रिज्या। तो चलो नोट करो इसको। आगे से एरो लगा के लिखना, वृत्त की त्रिज्याएं या वृत्त में त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं लिख लो। वृत्त की त्रिज्याएं अनंत होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वृत्त में जो त्रिज्याएं होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। यानी कितनी भी त्रिज्याएं हो सकती है, एक इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कितनी भी त्रिज्याएं हो सकती है। तो वृत्त की त्रिज्याओं का मान कितना होगा? अनंत होगा। आगे लिखना, वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। बराबर होने से मतलब है कि त्रिज्याओं का जो मान होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि अगर मान लो कि OP की लंबाई बराबर है, यहाँ पे OP बराबर R, त्रिज्या किससे लिखते हैं? प्रतीक चिन्ह भी लिख लेना। त्रिज्या का होता है प्रतीक चिन्ह, बराबर होता है R। R से भी लिखते हैं, कैपिटल R से भी लिखते हैं। तो नॉर्मली सिंपली इन दोनों से लिखते हैं, R या कैपिटल R। तो त्रिज्या को यानी रेडियस होता है, रेडियस को स्मॉल r से कैपिटल R से लिखते हैं। तो अगर मान लो कि OP की लंबाई R है, तो इस तरह से एक और त्रिज्या मान लो, यहाँ पे ये A है, तो OA की लंबाई भी कितनी होगी? R होगी, और ये दोनों क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो OP की लंबाई अगर R है तो OA की लंबाई भी R होगी। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे ले, OP बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो बराबर होगा OA। तो OA की लंबाई भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो सभी त्रिज्याओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। और एक वृत्त होता है, उसमें अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, अनंत त्रिज्याएं होती है। तो चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखते हैं।
आगे लिखना त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। इसकी डेफिनेशन होती है वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य वाला जो भाग होता है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य भाग यानी कि मध्य वाला जो भाग होता है वो कहलाएगा त्रिज्यखंड। अब यहां पे देखो ये डायग्राम बनाना, यहाँ बी कर लेना, पी लिखो तो भी सही है, बी करो तो भी सही है। तो यहां पे जो डायग्राम में होगा चित्र में ओ ए व ओ बी वृत्त की दो त्रिज्याएं अतः ए ओ बी कहलाएगा, अतः ए ओ बी त्रिज्यखंड होगा। त्रिज्यखंड होगा। चलो नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। तो समझ में आ गया, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ पे ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अतः ए ओ बी ये ए ओ बी वाला जो भाग होगा ना, ये पूरा ये वाला भाग ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं के दो त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला जो वृत्त का जो भाग होता है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। तो चलो नोट करो इसको। मध्य वृत्त का भाग ध्यान रखना है, मध्य वृत्त का भाग है यहाँ पे ना, मध्य यहाँ पे लिख सकते हो वृत्त का भाग, वृत्त का भाग वृत्त का ही भाग होगा, कोई अदर भाग नहीं होगा, मध्य वृत्त का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो जीवा। जीवा टॉपिक लगाना, इसके बारे में लिखाते हैं। देखो जीवा की डेफिनेशन होती है वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। कहने का मतलब यह है, इस तरह एक सर्कल बनाना, ये ओ इसका केंद्र है। अब यहां पे वृत्त की परिधि से मतलब है कि मान लो कि यहां पर कोई बिंदु है ए, यहां पर ए है और वृत्त की परिधि पर यहां पर एक बिंदु है बी, तो यहां पर ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा कौन सा, ए बी, बराबर कहलाएगा जीवा। तो वृत्त की परिधि पर यहां जो डायग्राम है उस डायग्राम में वृत्त की परिधि पर दो बिंदु है ए और बी,
और इन ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा? जीवा। कहने का मतलब यह है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो कहलाएगा जीवा। तो यहाँ पर ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी बराबर होगा जीवा। चलो इसको नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। आगे लिखना चाप। चाप की डेफिनेशन होती है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला वृत्त का भाग चाप कहलाता है। देखो, जीवा और चाप की डेफिनेशन में अंतर समझना। जीवा की डेफिनेशन में यह था कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, लेकिन चाप में यह होता है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला वृत्त का भाग चाप कहलाता है। तो रेखाखंड हो तो जीवा और चाप यानी कि वृत्त का भाग। तो यहां पर एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त बनाना। ये एक सर्कल है, इसका केंद्र है बिंदु ओ। एक सर्कल है, इसका बिंदु केंद्र है बिंदु ओ। तो यहां पर जो ओ बिंदु तो है केंद्र। अब वृत्त की परिधि पर मान लो दो बिंदु है, यह ए और यह बी। तो यहां ए और बी को मिलाने वाला वृत्त का भाग यानी कि ये वाला, ये जो ए बी होगा, ए बी वृत्त का भाग, वृत्त का भाग ए बी बराबर कहलाएगा चाप। तो ए बी जो है वृत्त वाला भाग, ये वाला, ये वृत्त का जो भाग होगा ए बी, ये कहलाएगा चाप। तो ये होगा वृत्त वाला जो भाग हुआ, ये कहलाएगा चाप। और इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो जीवा कहलाएगा। और अगर इन दोनों बिंदुओं को यानी कि त्रिज्याएं बना दें, यहाँ से ओ से मिला दें यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे मिला दें, तो इस कंडीशन में जो बनेगा ए ओ बी वो कहलाएगा त्रिज्य खंड। तो तीनों में अंतर है, ध्यान रखना। मिलाने वाला रेखाखंड जीवा, वृत्त का भाग चाप, और इन दोनों को जो त्रिज्याएं हैं ए ओ बी, ये कहलाएगा त्रिज्य खंड। चलो नोट करो। आगे दो पॉइंट लिख लेना इसमें। यदि चाप अर्धवृत्त, अभी लिखूंगा अर्धवृत्त की डेफिनेशन, तो अभी लिख ही लेना, फिर समझ लेंगे साथ में उसके साथ अर्धवृत्त के साथ। तो यदि चाप अर्धवृत्त से छोटा हो तो चाप लघु चाप कहलाता है। तो चाप लघु चाप कहलाता है, या चाप को क्या कहते हैं? लघु चाप कहते हैं। और यदि चाप अर्धवृत्त से अधिक हो या बड़ा हो, बड़ा लिखना है, ऐसा करना, बड़ा हो तो चाप, यदि चाप अर्धवृत्त से बड़ा हो
यदि चाप अर्धवृत्त से बड़ा हो तो चाप क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप कहलाता है। कहलाता है। देखो अर्धवृत्त का मतलब होता है अगर कोई भी व्यास है, व्यास का मतलब होता है त्रिज्याओं का डबल होता है व्यास, इस तरह से। अर्धवृत्त का डायग्राम नहीं बनाना है, बस ये डायग्राम बना के छोड़ देना, समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां से मान लो ये व्यास, ये P है और ये Q है, तो PQ है यहाँ पे व्यास। अभी लिखाऊंगा व्यास की डेफिनेशन भी। PQ व्यास है, तो व्यास जो होता है वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस कंडीशन में ये वाला भाग कहलाएगा अर्धवृत्त और ये भी कहलाएगा अर्धवृत्त। तो ये दोनों भाग होंगे अर्धवृत्त। व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला भाग अर्धवृत्त और नीचे वाला भाग भी अर्धवृत्त। अर्ध यानी कि आधा, आधा वृत्त, तो अर्धवृत्त हो गए ये दोनों। अब अगर यहाँ पे जो चाप होगा वो अर्धवृत्त से छोटा हो, कहने का मतलब यहाँ पे देखो ए बी देखो, P से पहले ए, तो ये वाला जो चाप है, ये वाला नीचे वाला, ये तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लघु चाप। लघु चाप कहलाएगा क्योंकि ये क्या है? छोटा है अर्धवृत्त से। यहाँ पे देखो ये छोटा है अर्धवृत्त से, यहाँ पे इस तरह से है, तो अर्धवृत्त से छोटा ये वाला चाप, तो ये कहलाएगा लघु चाप। पर यहां पर जो ये वाला चाप, अगर ऊपर वाला चाप लें, ये वाला चाप ले लें, यहाँ पे ऊपर वाला जो चाप है, ये वाला, ये वाला चाप जो होगा, ये वाला ऊपर वाला बी से लेके और ए तक जो ऊपर वाला जो चाप है, यहां से लेके और यहां तक, ये जो ऊपर वाला चाप है ये कहलाएगा दीर्घवृत्त, दीर्घ चाप। ये कहलाएगा दीर्घ चाप और ये कहलाएगा लघु चाप। क्योंकि यहाँ पे देखो बी जो है नीचे, पूरा नीचे आ रहा है, तो ये अर्धवृत्त से, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो भाग है ये अर्धवृत्त से बड़ा है, ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये कहलाएगा दीर्घ चाप। नीचे वाला भाग जो है ये वाला भाग है, ये कहलाएगा लघु चाप। तो ये नीचे वाला लघु चाप और ये कहलाएगा दीर्घ चाप। ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मतलब बनाना तो है ही नहीं, वैसे समझना है बस। लाइन ड्रॉ फिर बाद में बताएंगे, इसका भी एक और डेफिनेशन होती है। चलो आगे देखते हैं। बस सिंपली ध्यान रखना, अगर अर्धवृत्त से छोटा है चाप तो कहलाएगा लघु चाप, और अर्धवृत्त से बड़ा है तो कहलाएगा दीर्घ चाप। आगे डेफिनेशन लिखना व्यास की। व्यास, देखो व्यास होता है वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो कहलाती है व्यास। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। तो ये वृत्त है, इसमें एक केंद्र है O, और इस केंद्र O से गुजरने वाली जीवा ये है AB। AB ले लेते हैं, AB। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा यानी कि वृत्त के केंद्र से गुजरेगी, जो भी जीवा होगी वो किससे गुजरेगी? वृत्त के केंद्र से। तो यहाँ O से गुजर रही है, तो ये AB कहलाएगा व्यास। और ये जो व्यास होता है ये सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है, और ये वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो चलो लिखते हैं, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कहलाती है। प्रतीक चिन्ह होता है इसका स्मॉल डी। स्मॉल डी या कैपिटल डी से भी लिखते हैं कभी कभी, जब ज्यादातर स्मॉल डी से लिखते हैं, या कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं, तो स्मॉल डी से लिखते हैं। मतलब एक सिंपली है, आप किसी से भी लिख सकते हो, डी डैश भी लगा सकते हो, डी नोट भी लगा सकते हो, वहाँ पर निर्भर है,
कुछ भी लिख सकते हो, ज़्यादातर आपको डी पे मिलेगा, स्मॉल डी पे। और यहाँ चित्र में ए बी बराबर व्यास है। चित्र में ए बी बराबर क्या है? व्यास है। तो डायग्राम बनाना या डेफिनेशन लिखना, फिर उसके आगे एक पॉइंट लिख लेना। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। सबसे बड़ी जीवा होता है। तो व्यास जो होता है वो वृत्त की क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा होता है। चलो नोट करो। और एक पॉइंट और लिख लेना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। दुगना होता है। कहने का मतलब है व्यास बराबर होगा 2 गुणा त्रिज्या। देखो व्यास, देखो यहां पे ये जो है ए ओ, ये आर है त्रिज्या, और ओ बी भी क्या है? त्रिज्या एक आर। तो ए ओ और ओ बी दोनों क्या है? त्रिज्या है। तो व्यास जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2r के। टोटल कितना होगा? 2r। तो आर बराबर त्रिज्या है, तो व्यास कितना होगा? 2r के बराबर। तो 2r यानी कि दुगना हो गया। बस इतना सा लिखना है। चलो नोट करो, फिर लिखाते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना। डायग्राम दोबारा बनाना है। एक सर्कल बनाना है, उसमें इस तरह से जीवाएं बनानी है आपको। समांतर होनी चाहिए, ध्यान रखना। इस तरह से ये जो जीवाएं होगी ये समांतर होगी। समांतर पता नहीं कैसे होती है, मैंने पढ़ाया समांतर रेखाएं, तो पता होगा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो समांतर होगी इस तरह से। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट होता है कि कोई भी वृत्त है और उसकी जो जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं, उनके मध्य बिंदुओं को मिला, मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपत होगा, यानी कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा या मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपत होगा, वो कहलाएगा व्यास। तो यहाँ पे अगर इसका मध्य बिंदु ये है, यहाँ पे ये है, ये ये और ये, तो ये जीवाओं के मध्य बिंदु है और इनका बिंदुपत होगा, यानी कि इनको मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा ये कहलाएगा वृत्त का व्यास। तो आपको लिखना है यहाँ पे ऐसे एरो लगा के लिखना, वृत्त की समांतर जीवाओं वृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का मध्य बिंदुओं का बिंदुपत मध्य बिंदुओं का बिंदुपत व्यास कहलाता है। कहलाता है। तो वृत्त की जीवाएं ये सारी समांतर जीवाएं, और इन समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु जो है उनका बिंदुपत, यानी कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाता है। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं।
स्टार लगाना और लिखना अर्धव्रत। देखो अर्धव्रत का मतलब होता है कोई भी व्रत जो होता है उसका व्यास किसी व्रत को दो समान भागों में विभाजित करता है और वो जो भाग कहलाएंगे वो कहलाएंगे अर्धव्रत। तो डेफिनेशन लिखना, व्रत का व्यास व्रत को दो समान भागों में विभाजित करता है। व्रत का व्यास व्रत को दो समान भागों में विभाजित करता है, वह समान भाग या वह भाग अर्धव्रत कहलाते हैं। तो वह भाग जो क्या कहलाएंगे अर्धव्रत कहलाते हैं। तो डायग्राम बनाना है, सिंपली आपको एक व्रत ड्रॉ करना है। एक व्रत ड्रॉ कर दिया, इस व्रत में एक व्यास बनाना है कि केंद्र ओ से गुजरने वाले जो जीवा होगी वो व्यास कहलाएगा। तो ये ए बी बराबर व्यास है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये अर्धव्रत होगा। ये ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग कहलाएगा अर्धव्रत। जहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये अर्धव्रत होगा और नीचे वाला भाग भी क्या होगा अर्धव्रत होगा। इसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला भाग भी अर्धव्रत और ये ऊपर वाला भाग भी अर्धव्रत होगा। चलो ये नोट करो। तो यहाँ ध्यान रखना, व्रत का जो व्यास होता है वो व्रत को दो समान भागों में विभाजित करता है और ये दोनों समान भाग जो होंगे वो कहलाएंगे अर्धव्रत। तो नोट करो इसको, फिर आगे लिखाते हैं। आगे व्रतखंड टॉपिक चलेगा। जीवा व्रत को दो भागों में बांटती है, उन भागों को व्रतखंड कहते हैं। स्टार लगाना और लिखना व्रतखंड। देखो त्रिज्यखंड और व्रतखंड में थोड़ा सा फर्क होता है, ये ध्यान रखना। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर बता दूंगा मैं क्या फर्क होता है। व्रतखंड, जीवा, लिखना जीवा व्रत को दो भागों में विभाजित करती है। यह भाग व्रतखंड कहलाते हैं। देखो इस तरह से एक व्रत है और यहाँ पे केंद्र ओ है। अब मान लो कि एक जीवा है, यहाँ पे ए भी एक जीवा है, एक व्रत है उसकी जीवा है ए बी। तो ये जीवा जो होगी व्रत को दो भागों में विभाजित करेगी। दो भाग कौन से, एक तो ये वाला भाग और एक कहलाएगा ये वाला भाग। ये दोनों भाग है, तो ये दोनों भाग जो होंगे ये कहलाएंगे व्रत खंड। अब देखो त्रिज्य खंड में क्या था कि त्रिज्याएं जो होती, दो त्रिज्याएं, त्रिज्य खंड में था दो त्रिज्याएं, यानी कि दो त्रिज्याएं सिंपली इस तरह से हो सकती है। तो दो त्रिज्याएं जो व्रत का भाग होता है, त्रिज्याओं का जो व्रत का भाग होता है, दो त्रिज्याएं जो व्रत का भाग कैप्चर करती है वो कहलाता है अपना
त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं द्वारा त्रिज्यखंड बनता है, लेकिन वृत्तखंड जो होगा किससे बनेगा, व्यास से बनेगा, क्योंकि वृत्तखंड जो बनेगा वो किससे बनेगा, जीवा से बनेगा। व्यास से भी बन सकता है, ये ध्यान रखना। व्यास में भी क्या होगा, ऐसे ये व्यास होगा यहाँ पे। अब व्यास जो होगा वो क्या करेगा, अर्धवृत्त बनाएगा, और अर्धवृत्त भी क्या होता है, वृत्तखंड होता है, ये ध्यान रखना। कभी आ जाए ऑप्शन में कि अर्धवृत्त क्या होता है, तो अर्धवृत्त क्या होगा, वृत्तखंड होगा। और व्यास त्रिज्यखंडी बनाएगा, क्योंकि व्यास में देखो यहाँ से P है और ये Q है, तो OP यहाँ पे और OQ, OP और OQ जो है ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्यखंडी बनाएगा। और ये क्या बनाएगा, वृत्तखंड भी बनाता है। वृत्तखंड कौन सा बनाएगा, अर्धवृत्त बनाएगा। और इतना वैसे डीपली आता नहीं क्वेश्चन, ज्यादातर ये आएगा, आपको पूछता भी नहीं है वैसे वृत्तखंड के बारे में। क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ये वृत्तखंड है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे, तो बस यही पूछते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछते कि व्यास वृत्तखंड बनाता है, त्रिज्यखंड बनाता है, ये सब चीज़ें कम पूछते हैं। चलो फिर भी ध्यान रखना ना, व्यास जो वृत्तखंड बनाएगा, त्रिज्यखंड बनाएगा और अर्धवृत्त बनाता है। कंफ्यूज मत होना बस। चलो ये AB जो होगा ये है जीवा, और ये जीवा जो होती है क्या बनाती है, वृत्तखंड बनाएगी। अब जो ये बड़ा वाला जो वृत्त होगा ये कहलाएगा दीर्घवृत्त, दीर्घ वृत्तखंड। और ये कहलाता है लघु वृत्तखंड। जो छोटा वाला होता है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है, बड़ा वाला जो होता है वो कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो एक जीवा है AB वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है, और जो बड़ा वाला है वो कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा वाला जो होता है वो कहलाता है लघु वृत्तखंड। चलो नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। तो आगे लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। आज ही क्लास के लास्ट पॉइंट चक्रीय चतुर्भुज। डेफिनेशन लिखना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष यानी वर्टेक्स शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। देखो डायग्राम इस तरह से होगा, एक वृत्त है और इस वृत्त में एक चतुर्भुज है इस तरह से, और चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष हैं वो किस पे हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित है इस तरह से। ये A B C और D, तो ABCD यहाँ पर ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। देखो ABCD चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो ABCD चतुर्भुज, ये केंद्र है वृत्त का O, और ये चारों जो शीर्ष हैं A B C और D वो किस पर है, एक वृत्त पर है। तो वृत्त पर होने की वजह से ये कौन सा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। चलो ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा दिया ना, ABCD चक्रीय चतुर्भुज। चलो ये वृत्त है, वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, नोट करो इसको। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर कल जो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और फिर वृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।